नमस्ते, मेरा नाम है निखिल। बुलेटिन की शुरुआत आज कहां से करें? खबर चुनावी राज्यों से कई सारी आई हैं, एक खबर कोर्ट से भी है। हरियाणा में प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण से जुड़े मामले में एक फैसला या कहीं स्टे आया है। एक बयान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए आया है। खबरें और भी कई हैं। In association with Biz Analyst by Khata Book. सबसे पहले दिन का वीडियो जो सोशल मीडिया पर अब तक वायरल हो चुका है, आपने नहीं देखा तो हम आपको दिखा देते हैं। आज हम वोट मांगने जाते हैं, हम कहते हैं कि दीदी वोट देना, तो मुंह से नहीं बोल रहे। गल्ला खा गए, रुपया खा गए, पैसा खा गए, नमक खा गए और मुंह से नहीं बोल रहे, नमस्कार स्वीकार नहीं कर रहे। ये कहाँ का न्याय है? अगर आपको इतना ही खराब लगता था तो आप पहले कह देते कि हम तुम्हारा गल्ला नहीं खाएंगे। ये तो ईमानदारी नहीं हुई ना। गल्ला खा गए, पैसा खा गए, मगर वोट देने के नाम पर मुंह फेर लेते हैं। ये बयान यूपी की इटावा सदर सीट से भाजपा प्रत्याशी सरिता भदौरिया का है। उन्हीं को आप स्क्रीन पर देख रहे थे, जो मौजूदा विधायक भी हैं। मुसलमानों को निशाने पर लेते हुए कही गई बात है। इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा गया इस वीडियो में। मगर सवाल यह है कि गल्ला, नमक, पैसा क्या सरकार अपनी जेब से देती है या कोई पार्टी अपने फंड से पैसा खर्च करके देती है? ये सब कुछ आम आदमी की गाढ़ी कमाई से आता है। हम और आप जो टैक्स देते हैं उसी से सरकार चलती है, सरकार की योजनाएं बनती हैं। और टैक्स कौन कौन देता है, इसे लेकर हमारे देश में जनता बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। लोगों को लगता है जो इनकम टैक्स देते हैं वही बस ईश्वर की तरह देश को चला रहे हैं और कोई टैक्स नहीं देता है। नमक से लेकर हवाई जहाज़ के सफ़र तक हर चीज़ पर टैक्स लगता है और जो भी व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं को इस्तेमाल करता है उसे टैक्स देना ही पड़ता है, चॉइस नहीं है। और जब इतने सारे लोगों से टैक्स इकट्ठा होता है तो किसी भी पार्टी का कोई भी विधायक या कोई भी नेता ये कैसे पूछ सकता है कि कोई गल्ला खा रहा है, नमक खा रहा है और उस पार्टी के मुताबिक काम नहीं कर रहा है? इस देश में नमक या गल्ला जितना भी है वो हर नागरिक का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या इन दोनों धर्मों को न मानने वाला हो या किसी भी धर्म को न मानने वाला हो। मगर डोर टू डोर कैंपेन कर रही विधायक यहीं नहीं रुकी। उनका एक और बयान सामने आया जिसमें वो खून पी जाने जैसी हिंसक बातें कर रही हैं। दिन के वीडियो में आपको ये भी सुन लेना चाहिए। हमको पता था कि हमको वोट नहीं देंगे, लेकिन जब प्रश्न जीवन और मरण का था तो हमने उनकी भी सहायता करने का काम किया। हम हिंदू हैं, हमारा हृदय सरल है, हम जानते हैं कि हम झुकना जानते हैं तो फिर हम खड़े होना भी जानते हैं। हम अगर दयालु हैं तो हम कठोरता दिखाना भी जानते हैं। अगर हम महिला हैं, हम लोगों का सम्मान करेंगे तो हमारे जब बच्चों पर आंच आएगी तो हम उनका खून पीने का काम भी करेंगे। बहुत ही प्रतिष्ठा का प्रश्न है, स्वाभिमान और सम्मान का प्रश्न है। ये बयान सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने वाला और घोर सांप्रदायिक बताया गया। तीसरे चरण में 20 फरवरी को इटावा में वोटिंग होने वाली है। उससे पहले इस तरह का बयान ध्रुवीकरण की कोशिश के तौर पर देखे जा रहे हैं। मगर सवाल यह है कि चुनाव आयोग कुछ देख पा रहा है या नहीं? इस तरह के बयान देने वाले नेताओं पर कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है? क्यों चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा कोई संदेश नहीं दिया जाता कि आगे से कोई इस तरह की बातें करने की हिमाकत ना कर पाए? सवाल गंभीर हैं और जवाब हमें मिल नहीं रहे हैं, इसलिए हम भी आपके साथ बांट नहीं पा रहे हैं। इसी चुनाव आयोग टाइप की किसी चीज़ में एक व्यक्ति होता था, TN शेषन। पता नहीं उन लोगों को याद है कि नहीं जो लोग फिलहाल चला रहे हैं। एनीवेज, अब बात दिन की बड़ी खबर की करते हैं। बड़ी खबर हिजाब विवाद से जुड़ी हुई है। मामला हाईकोर्ट में है कर्नाटक की और तय वहीं से होना है फिलहाल। आखिर स्कूलों में हिजाब पहनने की अनुमति मिलेगी या नहीं? कायदे से जवाब फिलहाल कोर्ट पर ही निर्भर है कि क्या आएगा, हाँ या ना में, और उसी पर छोड़ भी देना चाहिए। मगर राजनीति को भी तो अपना काम करना है, उनकी दुकान चलनी है, तो इधर से भी लोग लगे हुए हैं। विवाद शांत होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है रोजाना। पहले विवाद स्कूल में हिजाब पहनने को लेकर हुआ करता था, ये जूनियर कॉलेज। अब स्कूल से बात आगे निकलकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के कॉलेजेस तक पहुंच गई। इनफैक्ट कर्नाटक के सभी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स तक लगभग पहुंच गई है। कर्नाटक से लगातार हिजाब से जुड़े वीडियोस आ रहे हैं। कभी स्कूल के बाहर हिजाब और बुर्का उतारते हुए वीडियो, तो कभी धरने पर बैठी लड़कियों की तस्वीरें। उडुपी ही वो जगह है जहां कॉलेज प्रबंधन की तरफ से हिजाब पहनकर क्लास में बैठने से रोका गया। कई छात्राओं ने क्लास का बॉयकॉट भी किया।
पहले उनको आपको सुनना चाहिए, हम आपको सुना रहे हैं। बोला गया था कि अगर हिजाब आपको निकालना ही पड़ेगा अगर क्लास के अंदर जाना हो तो, बट कैंटीन में सब आने के लिए हम हिजाब डाल सकते हैं, लेकिन क्लास में रहने के लिए हमें हिजाब डालना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हम तो निकालने वाले हैं नहीं, इसलिए हम चले आए। लेकिन कल चीफ मिनिस्टर ने बोला है डिग्री के लिए, लेकिन उन्होंने बोला चीफ मिनिस्टर का ये नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है, हमें हाईकोर्ट का ही फॉलो करना पड़ेगा, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते उन्होंने बोला। तो आप क्या डिसाइड किए हैं, आप कितने लोग बाहर? हाँ, हमने बोला कि ये ऑनलाइन क्लासेस करवाओ हमारे लिए, और एग्जाम भी हमें दिलाओ, कुछ भी हो हिजाब के साथ ही हमें एग्जाम दिलाओ। बट उन्होंने बोला हम देखेंगे इसके बारे में, हम मीटिंग रखवाएंगे, फिर बाद में सब डिसाइड करेंगे, हम आपको जरूरी जो बोलना होगा हम बोलेंगे आपको। तो हम लोग ने कन्विंस करने की कोशिश की बहुत सी, आपने यूनिफॉर्म के साथ हम लोग को बहुत पहले से 2009 से हम लोग पहन के आ रहे हैं, तो अचानक से ऐसा किया तो लोग ने बोला कि नहीं, हाई कोर्ट के अगेंस्ट हम लोग कुछ भी होगा तो नहीं जा सकते। अगर हाई कोर्ट अभी ऑर्डर देगा कि आप लोग हिजाब के साथ जा सकते तो अभी हम लोग आपको जाने की इजाजत देते हैं। तो वही सब हुआ। छात्राओं की मांग है कि उन्हें हिजाब पहनकर क्लास में बैठने दिया जाए, क्योंकि कॉलेज में कोई ड्रेस कोड नहीं है। मगर कॉलेज प्रबंधन की तरफ से साफ कह दिया गया है कि जब तक हाई कोर्ट इस पर कोई निर्णय नहीं ले लेता तब तक क्लास में हिजाब की मनाही रहेगी। हिजाब के पक्ष विपक्ष में खूब सारे तर्क वितर्क अब भी चल रहे हैं, आपने भी सुने होंगे। लेकिन अब हिजाब को लेकर CAA जैसा बड़ा विरोध आंदोलन खड़ा करने की तैयारी नजर आ रही है। जो लोग ये तैयारी कर रहे हैं वो विवादित संगठन PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े बताए जा रहे हैं। विवाद कर्नाटक का है, मगर आज PFI ने राजस्थान के कोटा में बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया, नाम दिया यूनिटी मार्च। सैकड़ों की संख्या में PFI से जुड़ी महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल हुई। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी PFI के झंडे थमा दिए गए। तकरीरें हुई, मार्च भी निकाला गया, नारे भी लगे। सबसे पहले आप इसका वीडियो देख लीजिए। धार्मिक नारों के बीच PFI की तरफ से यूनिटी मार्च निकाला गया। PFI खुद को एक सामाजिक संगठन कहता है, मगर संदिग्ध गतिविधियों की वजह से झारखंड सरकार ने इस पर बैन लगाया हुआ है। इसके अलावा दिसंबर 2019 में PFI से जुड़े करीब 25 लोगों को यूपी में गिरफ्तार भी किया गया था, जब anti-CAA प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा हुई थी। केरल की सरकार भी PFI को संदिग्ध बता चुकी है। तब इसे प्रतिबंधित सिमी के सब्स्टिट्यूट की तरह देखा गया था। हालांकि आज तक ऐसे कोई आरोप साबित नहीं हो पाए हैं, मगर जानकार मानते हैं कि हिजाब विवाद के पीछे PFI शुरू से एक्टिव है। कर्नाटक के स्कूलों के गेट पर विरोध के तौर पर कुछ दिन पहले PFI के पोस्टर भी लगाए गए थे और कोटा में इसे लेकर बड़ी गैदरिंग की गई। साल 2006 में PFI की स्थापना हुई थी, तो आज उनका स्थापना दिवस था। ऐसे मौके पर दिए गए कई बयान उकसाने वाले हैं, सुनिए। के लिए आ सकती हैं रोड पर संविधान बचाने के लिए, तो हमारा दीन और ईमान बचाने के लिए क्या पोजीशन होगी। और आप जेनोसाइड की बात करते हो तो हम कोई रेड कारपेट बिछाकर आपका वेलकम नहीं करेंगे, जैसा नसीरुद्दीन शाह ने किया। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिशन रिएक्शन। देखिए, जब यहाँ पे टेररिज्म होता था तो आप लोग कहते थे मीडिया में कि मुसलमान इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाओ। हमने तालिबान के खिलाफ, ISIS के खिलाफ, हमने अलकायदा के खिलाफ आवाज उठाई है। तो आज मैं हिंदू भाइयों से कहता हूँ, ये हिंदुत्व जो एक टेररिज्म ले चुका है, भगवा गमछा डाल के जय श्री राम के नारे लगा के एक टेररिस्ट डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करते हो, मस्जिद को तोड़ते हो, तो भगवा चोला पहन के जय श्री राम के नारे लगा के, अरे मर्यादा पुरुष श्री राम के नारे तो यहाँ भी लग रहे थे। रिएक्शन में यहाँ पे अल्लाह अकबर का मतलब अल्लाह इज द ग्रेट, अल्लाह का मतलब अल्लाह सबका है। उसको ईश्वर भी कहते हैं, उसको ओमनीपोटेंट भी कहते हैं, उसको ओमनीप्रेजेंट भी कहते हैं, उसमें अलमाइटी भी कहते हैं, उसे ईश्वर भी कहते हैं। तो अल्लाह तो सबसे बड़ा है भाई। सेकेंड ईयर कॉमर्स की लड़की थी वो जो गई है, क्या नाम था उसका, मुस्कान खान, और 25-30 भगवाधारी भेड़िए उस पर टूटे
क्या ये हमारी वो जो कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह से बेटियां पढ़ेंगी? मुस्लिम 20-25 मिलकर एक औरत पे हमला करते हो। और जय श्री राम का नारा उन्होंने लगाया, उसके रिएक्शन में उन्होंने डर के अल्लाह अकबर कहा, क्योंकि अल्लाह अकबर का नारा अल्लाह हमें सेफ्टी प्रदान करता। अल्लाह ईश्वर को कहते हैं, अलमाइटी को कहते हैं। अल्लाह सिर्फ हमारा नहीं है, पूरी दुनिया का है वो अल्लाह। पीएफआई से जुड़े एक नेता क्रिया की प्रतिक्रिया जैसी बात कर रहे हैं तो दूसरे नेता इसे आंदोलन की शक्ल देने और 15 अगस्त तक विरोध प्रदर्शन का प्लान बता रहे हैं, वो भी सुनिए। विरोध किया जा रहा है। देखिए, पॉपुलर फ्रंट सिर्फ एक जगह बैन हुआ था, वो था झारखंड। बैन हुआ, बैन होने के बाद हम कोर्ट है और हाई कोर्ट ने हमारा बैन निकाल भी दिया। लोग वो नहीं कहते। उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने स्टेट को वापस बैन डाला। उसके बाद कोविड आया, वो तो कोविड आया, वरना हाई कोर्ट में बैन तब का तब निकल जाता, क्योंकि एकदम ही बेबुनियाद केस था। उसके अलावा पॉपुलर फ्रंट कहीं पर भी बैन नहीं है, क्योंकि हम कोई ऐसा इलीगल काम नहीं करते। आप लोग जानते हैं, चैनल के लोग, 2017 से ये चल रहा है बैन बैन बैन। अब 2022 में मैं आपके सामने रुका हूँ, राजस्थान में इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कुछ ऐसा गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें बैन कर सके। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जब जब मुल्क में कहीं पर भी लोगों के हक छीने जाएंगे, पॉपुलर फ्रंट आगे रहेगा। ये कैंपेन जो हमारा है 15 अगस्त तक चलेगा। 15 अगस्त तक पूरे इंडिया में ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम इंशाल्लाह होंगे। यानी कोर्ट में क्या तय होगा, क्या फैसला आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। सुनियोजित तरीके से विरोध प्रदर्शन की तैयारी अभी से हो चुकी है। पीएफआई का दावा है कि कोटा के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के प्रदर्शन किए जाएंगे। एंटी सीएए प्रोटेस्ट की तरह इस बार भी महिलाएं आगे रहने वाली हैं, क्योंकि मामला सीधे उनसे ही जुड़ा हुआ है। उनके हाथों में पोस्टर नजर आते हैं, हिजाब के अलावा भी कई मुद्दों के पोस्टर, राजनीतिक कैदियों के रिहाई के पोस्टर, आसपा यूएपीए को हटाने के पोस्टर। और वो क्या कह रही हैं, सुना जाए। कर क्या प्रदर्शन है आपका? आज यूनिटी मार्च निकाला जा रहा है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का। जैसे हम देखते हैं मुसलमानों के ऊपर राजनीति किस तरीके से टॉर्चर हो रहा है, मुसलमानों को किस तरीके से दबाया जा रहा है, और हमारा जो हक है हिजाब है, इस्लाम में हमें इसका वो बताया गया है, उस पर हमारे पाबंदी लगाई गई है। हम इसमें इतना अपने आप को फ्रीडम मानते हैं अपने आप को, तो इसको दबाया जा रहा है। और हम हर क्षेत्र में, मुस्लिम हर क्षेत्र में आगे हिजाब को एक तरीके से ये माना जाता है कि ये इनको ना इस तरीके से रहेंगे तो ये काम कर कैसे पाएंगे। नहीं, अभी हिजाब में औरतें प्लेन तक चला रही है, तो कितना कुछ कर पाती है। तो हम यानी बहुत सेफ्टी यानी अच्छा फील करते हैं हिजाब को लेके। तो आप कहाँ से आए हैं इसमें लोग? यहाँ पे ऑल राजस्थान से आए हैं लोग, और बहुत अच्छा यानी सबका रिस्पांस अच्छा है। अगर हिजाब को मंजूरी सरकार नहीं देती है तो आगे किस तरह से आप विरोध करेंगे? तो हम इसके लिए बहुत आगे धरना देंगे और मुद्दे उठाएंगे, यानी हिजाब को आगे हम इसके हाई कोर्ट तक इसको हम लेके जाएंगे। हमें जहाँ तक न्याय नहीं मिलता, हम जब तक बराबर धरने देते रहेंगे। ये तो है विरोध प्रदर्शनों की बात। अब बात राजनीति की करते हैं। हिजाब से जुड़ा राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर एक तस्वीर साझा की। तस्वीर में हिजाब पहनी लड़की के साथ दूसरी लड़कियां खड़ी नजर आईं। इस पर राहुल ने लिखा, यूनाइटेड वी स्टैंड, माई इंडिया, यानी हम साथ खड़े हैं। बयान भाजपा की तरफ से भी आया और इनमें सबसे विवादित बयान था भोपाल के सांसद साध्वी प्रज्ञा का। सुनिए। जिनके घरों में बहन का नाता नहीं है, जिनके घरों में बुआ की लड़की, मौसी की लड़की, हमारी लड़की, पहले बाप के पिता की, पहले बाप के पहली बीवी की लड़की, हम सबसे शादी कर सकते हैं। तो हिजाब तुम्हें घर में पहनना चाहिए। अरे बाहर निकल करके तुम सूरत दिखाओ या ना दिखाओ, आप खूबसूरत हैं या बदसूरत है, हमें क्या लेने देना। लेकिन जहां हिजाब पहनना है वहां हिजाब लगा के रखेंगे, और जहां हिजाब लगाना है वहां हिजाब पहन के रखेंगे। भाई उल्टा करोगे तो गलत उल्टा ही होगा। एक बात निश्चित मान लीजिए, हमारे यहां भी हम कहते हैं भारत में एक परिभाषा होना चाहिए कुछ चीजों की। हमारे गुरुकुल होते हैं, हमारी गुरुकुल की एक वेशभूषा होती है, उसका एक नियम होता है, उसका एक संयम होता है और उसका एक अनुशासन होता है ना। अरे हाँ तो हाँ, जय श्री राम बोलिए। हम गुरुकुल में जाते हैं, गुरुकुल की वेशभूषा है, हम अचला पहनेंगे, बच्चे अचला पहनेंगे, शिक्षार्थी विद्यार्थी गुरुकुल में जाते हैं, गुरुजी की वेशभूषा है, अचला पहनेंगे, गुरुजी की वेशभूषा है, धोती कुर्ता पहनेंगे, उस पर उपरना डालेंगे, है ना। शिक्षार्थियों की है कि पीला वस्त्र पहनेंगे, भगवा वस्त्र पहनेंगे, भगवा वस्त्र गले में डालेंगे, धोती पहनेंगे, अचला पहनेंगे, कुर्ता पहनेंगे, उपरना पहनेंगे, पगड़ी लगाएंगे, जो कुछ भी है, जो वहां का अनुशासन है, उस अनुशासन की हम मान्यता मानते हैं। कहाँ? गुरुकुल में। लेकिन वही विद्यार्थी
जब जो स्कूल में जाते हैं, विद्यालयों में जाते हैं, सामान्य पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो क्या पहनते हैं? वो जो इस स्कूल की जो वेशभूषा है उस वेशभूषा में रहते हैं या नहीं? जय श्री राम बोल देना चाहिए। तो जहां का जो अनुशासन है वहां वो अनुशासन अपनाइए। आपके मदरसे होते हैं, आप मदरसों में हिजाब लगाएं, खिजाब लगाएं या कुछ और करें, हमें क्या मतलब है? आप बिल्कुल वहां अपनी वेशभूषा में रहिए, वहां के अनुशासन में रहिए, लेकिन आप अगर बाकी पूरे देश का जितने विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनका अनुशासन बिगाड़ोगे और ज्ञान का अनुशासन बिगाड़ोगे, ज्ञान में अगर हिजाब खिजाब ये चलाने लगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हिजाब को लेकर साध्वी प्रज्ञा ने आपत्तिजनक बातें कही। कई लोगों ने कहा कि ये टिप्पणियां द्वेष की भावना से की गई, इसकी आलोचना भी हुई। साध्वी प्रज्ञा ये सब कुछ सनातन महापंचायत कार्यक्रम में बोल गई। पहले भी वो इस तरह के बयान देती रही हैं। एक बयान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से भी आया, वो भी सुन लीजिए। हिजाब एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाए ऐसा तो बात ही नहीं हो सकता है, किसलिए नबी जी ने बता के गया है कि आप साइना में भी जाओ पढ़ने के लिए, मतलब आप साइना का कानून का हिसाब से चलो या परदेश विदेश का कानून का हिसाब से चलो, बट फिर भी आप शिक्षा ले लो, बिकॉज एक मुसलमान का सबसे बड़ा काम है शिक्षा। अभी लोगों का ये पूरा माहौल बना दिया कि शिक्षा से इंपॉर्टेंट हिजाब है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने स्कूल में हिजाब पर आपत्ति जताई है, इस्लाम की दुहाई दी। बीजेपी के दो बड़े नेताओं की तरफ से हिजाब पर दो बयान आए, हमने आपको सुनाए भी। इन दोनों का जवाब एक साथ एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दिया। उनकी बात सुनिए। अब देखिए, उनके ऊपर जो है मालेगांव बम ब्लास्ट का केस चल रहा है। उन्होंने एक ऐसे देशभक्त को जिसने पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट से मुकाबला करते हुए अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी, हेमंत करकरे के बारे में उन्होंने उसका नाब शनाब उनके बारे में बोला। उन्होंने पास में गुडसे की तारीफ़ की। तो यही इनका इंट्रोडक्शन है, यही इनके बारे में तारुफ बोलते हैं ना, वो है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं। ये कहना कि घर में पहनो बाहर में पहनो, नहीं अभी ये मैंने इन्होंने जो पहले जो बयानात दिए, वक्तव्य दिए, सब आपके सामने रख रहा हूँ और ये जनता तय कर लेगी। हिजाब को अननेसेसरी एक आपको लग रहा है कि कुछ कंट्रोवर्सी का इशू बनाया जा रहा है। हेमंत बिस्वा का भी कहना है कि इस्लाम जो है हमको बेहतर एजुकेशन की बात करता है, वो भी कहता है कि आप हिजाब। अब देखिए, इस्लाम मुझे सीखना है तो मैं किसी इस्लामिक उलेमा से, स्कॉलर से सीखूंगा ना, मैं इन लोगों से तो इस्लाम नहीं सीखूंगा। हम इनसे ये कह रहे हैं कि आप संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं भारत के हर नागरिक को, उसको आप दीजिए। और ये जो कर्नाटक में हिजाब का जो इशू खड़ा हुआ, वो बीजेपी ने उसको खड़ा किया है। वो 6 लड़कियां तो पहले से हिजाब पहन कर आ रही थी, वो न अभी नहीं शुरू किया था उन्होंने। तो अब पहले से आपने उनको खामखा आपने एक रूल बनाया और उनको रोक दिया, और वहीं से वो तनाज़ा बीजेपी ने खड़ा किया, कंट्रोवर्सी बीजेपी ने खड़ा की है। और अगर वो कोई लड़की अगर हिजाब या निकाब या दुपट्टा या जीन्स पैंट पहनती है तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ आपको क्यों हो रही है? इससे आपको किसी को हार्म हो रहा है। तो हर कोई अपने अपने तरीके से हिजाब विवाद को बढ़ाने और भुनाने में लगा हुआ है, मगर हमें लगता है कि जब मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में चला ही गया तो माननीय न्यायाधीशों पर यह फैसला छोड़ देना बेहतर होगा। ये थी बड़ी खबर। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी में बात मनमोहन सिंह की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से आज एक वीडियो संदेश आया। पंजाब की जनता के नाम उन्होंने संदेश दिया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि वीडियो संदेश प्यारे पंजाब वासियों के संबोधन के साथ ही शुरू होता है और 9 मिनट 14 सेकंड का पूरा भाषण पंजाबी में है। पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव में वोटिंग है, तो उससे 2 दिन पहले ये वीडियो जाहिर तौर पर कांग्रेस के प्रचार का हिस्सा ही माना जाएगा, जिसमें आखिर में डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस के लिए वोट की अपील भी करते हैं। लेकिन वोटों की अपील से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने और क्या क्या कहा, वो भी देखिए और सुनिए। हमेशा की तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस वीडियो में कागज पर लिखी हुई लाइनें पढ़ी हैं। जब वो प्रधानमंत्री थे तब भी इस तरह से ही संबोधन
पढ़ा करते थे, टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल नहीं करते थे। जैसा हमने पहले बताया, पूरा बयान पंजाबी में है, लेकिन जिस शैली में है, जिस तरह के शब्द इस्तेमाल हुए हैं, उन्हें देखकर हमें ये लगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूरा स्पीच खुद ही लिखा होगा। ये बात हमने उनको थोड़ा करीब से जानने वालों से भी कंफर्म की। हालांकि हम पूरे भरोसे से नहीं कह पाएंगे कि ये पूरा बयान उन्होंने ही लिखा होगा। खैर, वापस आते हैं, उन्होंने क्या कहा उस पर। किसने लिखा है ये ज़्यादा मायने भी नहीं रखता है। मनमोहन सिंह ने पढ़ा है तो हर शब्द उनका ही माना जाएगा। बयान पंजाबी में है तो आपको पूरा नहीं सुना पाएंगे, कुछ मुख्य बिंदु हम बोलकर आपको बताएंगे। संबोधन के बाद दूसरी लाइन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि देश आज एक अहम मोड़ पर खड़ा है। फिर वो बताते हैं कि डॉक्टर्स की सलाह की वजह से वो चुनाव प्रचार में नहीं गए। फिर वो मौजूदा सरकार की कमियां बताते हैं। कहते हैं कि 7.5 साल सरकार में रहने के बावजूद ये सरकार अपनी गलतियां सुधारने के बजाय पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराने में लगी है। आगे मनमोहन सिंह कहते हैं कि प्रधानमंत्री पद की खास गरिमा होती है, इसलिए दूसरों में कमियां निकालकर गुनाहों से मुक्त नहीं हो सकते। फिर वो अपने कार्यकाल पर बात करते हैं, कहते हैं कि कभी सच पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की, चाहे कैसी भी मुश्किल रही हो। वो ये भी कहते हैं कि मेरे चुप रहने, कमज़ोर होने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए मुझ पर, लेकिन अब सब बेनकाब है कि कौन सी बी और कौन सी सी टीम इसमें काम कर रही थी। 3.25 मिनट के बाद वो पंजाब पर आते हैं, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की तारीफ करते हैं और फिर बताते हैं कि किसान आंदोलन में पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने की कोशिश की गई। तो पंजाब के जिक्र के बाद फिर वो केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हैं, आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हैं। इसी के एक्सपर्ट भी रहे हैं, गवर्नर रहे हैं पहले। ये हिस्सा आप उनकी आवाज़ में सुनिए। नीतियों कारण देश आर्थिक मंदहाली दी जकड़ में फंस गया है। आज बेरोजगारी शिखर ते है। किसान, व्यापारी, विद्यार्थी, औरतां सब परेशान हैं। देश दे अन्नदाता दाने दाने दे मुताज हो रहे हैं। देश में समाजिक असमानता वध रही है। लोगों ते कर्जा लगातार वध रहा है, जबकि कमाई घट रही है, जिस नाल अमीर हो रहे हैं ਅਤੇ गरीब होर गरीब हो रहे हैं। पर ये सरकार दे अंकड़ियां दा धोखा करके सब कुछ चंगा दस रही है। इस सरकार दी नीति ਅਤੇ नीयत दोनों में खोट है। मनमोहन सिंह कहते हैं कि सरकार की नीति और नीयत दोनों में ही खोट है। नकली राष्ट्रवाद, बांटो और राज करो जैसी संज्ञाओं का भी इस्तेमाल मौजूदा सरकार के लिए उन्होंने किया। सुनिए। इस सरकार की नीति ਅਤੇ नीयत दोनों में खोट है। हर नीति विच स्वार्थ है ਅਤੇ नीयत विच नफरत ਅਤੇ वंड। अपने स्वार्थ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾ रहा है। इस सरकार का नकली राष्ट्रवाद जिन्ना खोखला होवेगा उन्ना ही खतरनाक है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ लगातार कमजोर किया जा रहा है। मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए मनमोहन सिंह ने। कहा कि जबरदस्ती किसी विदेशी नेता से झप्पी पाने से दोस्त नहीं बनते, बिना बुलाए बिरयानी खाने जाने से भी रिश्ते नहीं सुधरते। कहाँ इशारा है, समझिए। मसला सिर्फ देश दे अंदरली समस्या दा नहीं, ये सरकार विदेश नीति दे मोर्चे ते भी पूरी तरह फेल साबित हुई है। चीनी फौजी पिछले एक साल तो साड़ी पवित्र धरती ते बैठे हैं, पर इस पूरे मामले नू दबाउण दी कोशिश की जा रही है। पुराने दोस्त लगातार साडे नालों टुटते जा रहे हैं अते नाल ही गवांढी देशां नाल भी साडे संबंध बिगड़ते जा रहे हैं।
मैं उम्मीद करता हाँ कि हुण सत्ताधारियों ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਿਵਾਉਣ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇश रिश्ते नहीं सुधर सकते। आखिर में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को नसीहत भी दी। कहा कि सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि अपनी सूरत बदल लेने से सीरत नहीं बदल जाती। सीरत का मतलब होता है स्वभाव या आदत। तो इस तरह से सरकार की खूब लानत मलानत करके आखिर के 1 मिनट में डॉक्टर मनमोहन सिंह पंजाब पर फिर से आते हैं। कहते हैं कि किसानों और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस ही काम कर सकती है और फिर वोटों की अपील के साथ वो वीडियो को खत्म करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी डिटेलिंग की क्या ज़रूरत थी, चुनाव प्रचार वाला वीडियो ही तो था। वो इसलिए हमने की क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, तो किसी पार्टी के नेता के साथ उनकी पहचान में पूर्व प्रधानमंत्री भी जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात यह कि वो हमेशा लंबे लंबे भाषण नहीं देते, नापातुला बोलते हैं, कम बोलते हैं, कभी कभार ही बोलते हैं। इसीलिए उनका कुछ बोलना भी अपने आप में खबर होता है और इसीलिए हमने इतनी मेहनत की इसकी सूक्ष्मताओं पर जाने में। वैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के भाषण पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाएं आई नहीं। दूसरी सुर्खी में बात मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। पीएम मोदी आज चुनाव प्रचार के लिए पंजाब के फजिल्का में थे और पीएम मोदी ने आज अपने भाषण में 3.5 मिनट खर्च किए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर। बीते हुए कल के शो में हमने आपको बताया था कि चन्नी ने प्रियंका की रैली में कहा था कि यूपी बिहार वालों को घुसने नहीं देना है, भैया शब्द का इस्तेमाल किया था। तो उस बयान पर आज पीएम मोदी ने आज चन्नी को निशाने पर लेने की कोशिश की, लिया भी वहीं से जहां से भैया आते हैं कथित, वहीं से प्रधानमंत्री भी सांसद हैं। टीवी चैनल्स की भाषा में अगर हम आपको बताएं तो पीएम मोदी चन्नी पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने संत रविदास का जिक्र किया और कहा कि वो तो यूपी के काशी में पैदा हुए थे, सिखों के गुरु गोविंद सिंह भी बिहार के पटना में पैदा हुए थे। तो इन रेफरेंसेस के साथ प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। सुनिए। कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती रहती है ताकि उनकी गाड़ी चल जाए। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा था। बताइए। और ये पूरे देश ने देखा है। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं? यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत ना करते हो, ऐसा कोई गांव नहीं होगा भाइयों। वैसे पर्याप्त बवाल मच जाने के बाद अब चन्नी भी गलती दुरुस्त करने के मोड में आ गए हैं और उसके लिए राजनेता क्या करते हैं? कहते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। चन्नी ने भी आज यही कहा, आप सुन लीजिए। कल से मेरे एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रवासी जितने पंजाब में लोग आए हैं आज तक उन्होंने अपना खून पसीना लगाकर पंजाब को विकास के रास्ते पे तोड़ा है और उन्होंने हमेशा विकास के लिए काम किया है, डेवलपमेंट में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और हमारा उनसे 9 मास का रिश्ता है और प्यार है और दिल से है, इसको कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन कुछ मेरे बयान को इन्होंने अपने तरीके से पेश किया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है। लेकिन जो यूपी, बिहार, राजस्थान या जहाँ जहाँ से भी लोग पंजाब में हम आते हैं और पंजाब में काम करते हैं, पंजाब उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। इसलिए इसको गलत तरीके से पेश करना सही नहीं है। मैं फिर कह दूं, प्रवासी हमारे प्यारे हैं, हम भी देश में जाकर प्रवासी हैं। बहुत सारे पंजाबी बाकी देश में काम कर रहे हैं, बहुत सारे बाहर से आकर हमारे पंजाब में काम करते हैं। उन्होंने राज मिस्त्री, फैक्ट्रियों में कहाँ कहाँ बहुत अच्छा काम और खेतों में हमारी खेती को उन्होंने कामयाब किया है। सो मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि केजरीवाल जैसे लोगों को अपने साथ जोड़कर मत देखें। ये लोग पंजाब में
अराजकता फैलाने आए हैं और प्रवासी पंजाब में विकास के लिए आता है। धन्यवाद। कल के शो में हमने आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास का बयान भी सुनाया था, जिसमें वो केजरीवाल पर, अरविंद केजरीवाल पर, वो वाले केजरीवाल की बात कर रहे हैं, उन पर खालिस्तानियों का समर्थन करने का आरोप लगा रहे थे। इस बयान का भी प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने भाषण में इस्तेमाल किया। कहा कि कुमार विश्वास ने जो आरोप लगाया है वो बहुत खतरनाक है। सुनिए। कल इनके एक पुराने विश्वस्त साथी जो पिछले बार जो यहाँ के पंजाब के चुनाव के उनकी तरफ से इंचार्ज थे और उनके खासम खास दोस्त थे, अन्ना हजारे के साथ ये आंदोलन में झंडा लेकर के खड़े रहते थे, उन्हीं के साथी ने जो आरोप लगाया है वो बहुत खतरनाक है। दोस्तों, ये लोग पंजाब को तोड़ने का सपना पाले हुए हैं। ये लोग सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने को तैयार है। सत्ता पाने के लिए इन लोगों को अगर देश भी तोड़ना पड़े तो ये उसके लिए भी तैयार है। वैसे कांग्रेस भी कुमार विश्वास के बयान के सहारे केजरीवाल पर हमलावर है। विश्वास के बयान के आधार पर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निशाना साधा। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर कुमार विश्वास ने केजरीवाल जी पे आरोप लगाया। सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे देश में वीडियो वायरल है। कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी को शुरू किया, मगर उनके आरोप के बारे में केजरीवाल जी एक शब्द नहीं कह पा रहे हैं। क्यों? जवाब देना चाहिए, और लंबा जवाब नहीं केजरीवाल जी, सीधा जवाब, हां या ना। क्या कुमार विश्वास सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? सीधी सी बात है, लंबा भाषण देने की जरूरत नहीं है। एक शब्द, मीडिया से आप मिलते हैं, एक शब्द, कुमार विश्वास झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसी बात नहीं की, या फिर कुमार विश्वास सच बोल रहा है, मैंने ऐसी बात की। क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी के फाउंडर सच बोल रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद अरविंद केजरीवाल की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से इन आरोपों पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही। केजरीवाल लगातार पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमने अपने स्तर पर उनका इस मसले पर बयान खोजने की कोशिश की, नहीं मिला तो उनकी चुप्पी पर भी टिप्पणीकार संदेह की नज़र से अब देख रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या केजरीवाल पंजाब चुनाव में खालिस्तान वाले सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। पंजाब के बाद अब हम एक और चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं। यूपी में आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव चुनाव प्रचार में दिखे। ये उनकी पहली चुनावी रैली है इस इलेक्शन सीजन की। खराब सेहत की वजह से वो चुनाव प्रचार से दूर ही रहे अब तक, लेकिन आज अपने बेटे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आए। अखिलेश करहल सीट से चुनावी मैदान में हैं और यहीं पर मुलायम सिंह की रैली हुई। सुनिए मुलायम सिंह के भाषण का एक हिस्सा। तो आज जनता हमारी विशाल जनसमूह है। हमारे दुनिया में सब जनता के लिए क्या करेंगे, नौजवानों के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, व्यापारियों के लिए क्या करेंगे। तो हम तो समाजवादी पार्टी स्पष्ट नीति है कि आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे और आपकी संपन्नता, किसानों की पैदावार, किसान, नौजवान और व्यापारियों को तीनों मिलकर के देश का विकास करेगी समाजवादी पार्टी। और यही मैं आपसे चाहता हूँ। मुझे खुशी है। करहल मैनपुरी जिले में पड़ता है और मुलायम सिंह परिवार का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। करहल सीट 1993 के बाद से समाजवादी पार्टी के पास ही रही है।
सिर्फ 2002 के चुनाव में सपा के उम्मीदवार यहां से हारे थे और भाजपा की जीत हुई थी। अभी समाजवादी पार्टी के सुब्रन यादव यहां से विधायक हैं और इस बार अखिलेश यादव पहली बार जो पर्चा भरा है उन्होंने वो करहल विधानसभा सीट से ही भरा है। चौथी सुर्खी हरियाणा से है। हरियाणा सरकार ने राज्य में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का कानून पास किया था। इस कानून पर कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टे को हटा दिया है और हाई कोर्ट से कहा है कि कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 4 हफ्ते में फैसला लिया जाए। पांचवी सुर्खी पर आते हैं। बंगाल की बात होगी। वहां मुख्यमंत्री और राज्यपाल वाला झगड़ा अब भी चल ही रहा है। उस झगड़े में एक अपडेट आया है। वैसे राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने वो चिट्ठी ट्विटर पर डाल दी है जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखी थी। इसमें उन्होंने ममता बनर्जी को राजभवन में बातचीत के लिए बुलाया था। इससे पहले 31 जनवरी को सीएम ममता बनर्जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से राज्यपाल को ब्लॉक कर दिया था और इसकी वजह बताई थी कि राज्यपाल की तरफ से गैर संवैधानिक और अनैतिक बयान आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोनों की तरफ से बहुत ही अमर्यादित ढंग से झगड़ा चल रहा है। छठी और आखिरी सुर्खी लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर है। आपको मालूम ही है कि इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। आशीष मिश्रा को 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई है। अब देखना है कि हाईकोर्ट जमानत को रद्द करती है या नहीं। खबरों में इतना ही। आखिर में अब कू की राय। आज का सवाल हमने कू पर जनता से किया था कि क्या हिजाब विवाद के पीछे राजनीति है। हाँ में जवाब दिया 98% लोगों ने और ना में जवाब दिया है 2% लोगों ने। अगर आप भी कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर दी लर्न टॉप को फॉलो कीजिए। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स या #LTShowOnCoo के साथ आप कू करके बता सकते हैं। हम उसे भी दी लर्न टॉप शो में शामिल करेंगे। अब आपसे मुलाकात होगी दी लर्न टॉप शो के अगले संस्करण, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए दी लर्न टॉप।